हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए जगत खींचा आप सभी का इस रिवीजन वीडियो में वेलकम करता हूं। ये रिवीजन वीडियो रेलेवेंट रहने वाला है सभी सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीए इंटर एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, फाइनल एंड इंटर दोनों के लिए रेलेवेंट रहने वाला है। और आज इस रिवीजन वीडियो से मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं जीएसटी के अंदर सेक्शन 10 जो क्या होता है, कंपोजिशन का होता है। पहले उसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं। कंपोजिशन levy is an alternative method of levy of tax। या फिर तो आप सेक्शन 9 से जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से, या फिर आप सेक्शन 10 में कंपोजिट रेट से टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए सेक्शन 10 को अल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स कहा गया है। इट इज डिजाइंड फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। सेक्शन 10 जो कंपोजिशन लेवी है ये बेसिकली स्मॉल टैक्स पेयर के लिए डिजाइन की गई है जिनका टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट से एक्सीड नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल दे देता हूं, यहां पर 1.5 करोड़ की लिमिट है, 75 लाख की लिमिट है और 50 लाख की लिमिट है। तो बेसिकली इट इज डिजाइन फॉर दोज टैक्स पेयर हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 CR, 75 lakhs और 50 lakhs। तो उनके लिए ये कंपोजिशन स्कीम को डिजाइन किया गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिशन स्कीम, जी हां, लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिशन स्कीम is to bring simplicity and to reduce the compliances। जी हाँ, कंपोजिशन को इसलिए लाया गया था सो डेट कंप्लाइंस का जो बर्डन होता है उसको कम से कम किया जा सके और सिंप्लिसिटी को लाया जा सके। सिंप्लिसिटी और कंप्लाइंसेस कैसे कम करनी है, ध्यान से सुनिएगा। कंपोजिशन के अंदर आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स नॉर्मली कम मेंटेन करने पड़ते हैं, क्वार्टरली आपको पेमेंट करना होता है और सिर्फ एक ही एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। तो आपका कंप्लाइंसेस का बर्डन कम हो जाएगा और सिंप्लिसिटी हो जाएगी, क्योंकि आपको अकाउंट्स ऑन रिकॉर्ड्स रिलेटिवली कंपैरेटिवली कम क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। इनिशियली द कंपोजिशन स्कीम वाज डिजाइंड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, ट्रेडर ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर हु प्रोवाइड फूड सर्विस। तो बेसिकली जब कंपोजिशन स्कीम आया था तो ये सिर्फ गुड्स वालों के लिए था, मैन्युफैक्चरर हो या फिर ट्रेडर हो। सर्विस में सिर्फ फूड सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैटरर हो गए हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, सिर्फ एक ही सप्लायर ऑफ सर्विस बीइंग फूड सर्विस वाले ही कंपोजिशन को ऑप्ट कर सकते थे। अदर सप्लायर ऑफ सर्विस कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते थे। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स जो हैं, ट्रेडर ऑफ गुड्स जो हैं, या फिर जो फूड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो साथ में कोई दूसरी सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन सब्सिक्वेंटली अबाउ सप्लायर are permitted to supply other services। और धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट हुआ। मैन्युफैक्चरर, आज की तारीख में मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स साथ में सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेडर ऑफ गुड्स भी साथ में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो फूड सर्विस सप्लायर हैं वो भी साथ में कोई दूसरी सप्लायर ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं, लेकिन अप टू स्मॉल स्पेसिफाइड वैल्यू। लेकिन अप टू स्मॉल क्या है, स्पेसिफाइड वैल्यू। तो एक मार्जिनल वैल्यू सेट की गई है, उतने तक ही आप साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक विशेष बात ये थी कि अगर कोई प्योरली सप्लायर ऑफ सर्विस है अदर देन फूड सर्विस वाला, वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पा रहा था, तो फर्दर और अमेंडमेंट हुआ और नाउ प्रेजेंटली पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस, लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, प्रेजेंटली पर्सन एंगेज्ड इन क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो भी कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो अगर कोई प्योरली सप्लायर ऑफ क्या है, सर्विस है, वो भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। तो आज की डेट में मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हो गया, ट्रेडर ऑफ गुड्स हो गया और सप्लायर ऑफ फूड सर्विस हो गए, वो साथ में कोई दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं। और कोई प्योरली सप्लायर ऑफ क्या है, सर्विस है, या सर्विस के साथ में कोई मार्जिनली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, वो भी कंपोजिशन स्कीम को क्या कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, ओवरव्यू था। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपोजिशन की अंडर सेक्शन किससे, 10 से। यस,
यस तो अब हम देख रहे हैं कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने की एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी इफ रजिस्टर्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब जो मैं स्टेट के नाम बता रहा हूं इसमें अगर आप रजिस्टर्ड हैं, इफ रजिस्टर्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 75 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो फिर आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकेंगे। लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, इफ रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, स्टेट का नाम है मणिपुर, स्टेट का नाम है मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय हो गया है, उसके बाद में है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नॉट आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। वापस से रिपीट कर देता हूं, एमएमटीएन का मतलब हो गया मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, उसके बाद में मेघालय, उसके बाद में क्या है, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया। अगर इनमें से किसी भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो और आपके पिछले साल का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा नहीं है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया पेन बेसिस पे, आपकी आउटवर्ड सप्लाई चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो नील रेटेड हो, चाहे वो होली एग्जेम्प्ट हो, चाहे वो अंडर आरसीएम में हो, चाहे वो किस में हो, एफसीएम में हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हो, चाहे वो डीम्ड एक्सपोर्ट हो, आपकी जो भी आउटवर्ड क्या है सप्लाई है, जो भी आउटवर्ड क्या है सप्लाई है, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 75 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हो। और इन केस ऑल अदर स्टेट, मतलब अगर अबाउ स्टेट में आप रजिस्टर्ड नहीं हो, अगर आप अबाउ स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो फिर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इंस्टेड ऑफ 75 लाख कितना देखा जाएगा, 1 करोड़ 50 लाख देखा जाएगा। जी हां, 1.5 करोड़ देखा जाएगा, 1 करोड़ 50 लाख। अगर अबाउ स्टेट्स के अंदर जो नाम बताए हैं, अगर उनमें से किसी में भी रजिस्टर्ड हो तब तो ओवरऑल लिमिट 75 लाख होगी, एल्स आपकी लिमिट होगी 1 करोड़ 50 लाख होगी। एक बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, 1 करोड़ 50 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है हिमाचल प्रदेश में भी, असम में भी एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी। हालांकि ये तीनों स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। जी हाँ, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, लेकिन कंपोजिशन के अंदर यहां पर लिमिट 75 लाख नहीं 1 करोड़ 50 लाख है। किन पे, हिमाचल प्रदेश में भी और असम में भी और जम्मू एंड कश्मीर में भी कितनी है, 1 करोड़ कितनी है, 50 लाख है। आप क्या कर सकेंगे, ऑप्ट कर सकेंगे। अब अगर आप एलिजिबल हो और आप ऑप्ट करना चाहते हो तो कैसे ऑप्ट करोगे? तो जो भी जीएसटी के अंदर न्यू रजिस्ट्रेंट हैं और वो रजिस्ट्रेशन के समय कंपोजिशन को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो जब वो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देंगे REG 01 में देंगे, तो उसी के पार्ट बी के अंदर क्या कर देंगे, बता देंगे कि हमें कंपोजिशन स्कीम को क्या करना है, ऑप्ट करना है। लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेंट हो तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन REG 01 उसी के पार्ट बी के अंदर आप मेंशन कर दोगे कि आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है। और अगर आप जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और पिछले साल आप नॉर्मल टैक्स स्कीम में थे और करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन को क्या करना चाहते हो, ऑप्ट करना चाहते हो, तो ऐसे केस में आपको सेपरेट इंटीमेशन देनी होगी बिफोर स्टार्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। आई रिपीट, लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, बिफोर स्टार्ट ऑफ कौन सा, करंट फाइनेंशियल ईयर, और वो आपको इंटीमेशन देनी होगी CMP 02 से। जी हां, कौन से फॉर्म से देनी होगी, आपको CMP 02 से देनी होगी। जब भी आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से करंट फाइनेंशियल ईयर में नॉर्मल टैक्स स्कीम से कंपोजिशन में क्या करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, तो CMP 02 फाइल करना होगा बिफोर
स्टार्ट ऑफ कौन सा फाइनेंशियल ईयर, और साथ ही साथ में आपको आईटीसी का भी फॉर्म देना होगा जिसका नाम होगा आईटीसी 03। जी हां, आपको आईटीसी 03 और इससे आपको अपने आईटीसी का रिवर्सल करना होगा। जी हां, आपको आईटीसी का रिवर्सल करना होगा क्योंकि आप पहले नॉर्मल टैक्स पेयर थे जिसमें आपको आईटीसी मिलता था, अब आप कंपोजिशन में स्विच करने जा रहे हो और कंपोजिशन में आईटीसी नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो आईटीसी होगा उस आईटीसी का आपको रिवर्सल करना होगा और उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी फॉर्म आईटीसी 03 से। जी हां, आपको ये इंफॉर्मेशन देनी होगी फॉर्म आईटीसी 03 से विद इन 60 डेज के अंदर। जी हां, विद इन 60 डेज, बिगिनिंग ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर के विद इन 60 डेज के अंदर आपको आईटीसी 03 से रिवर्सल ऑफ आईटीसी की इंफॉर्मेशन देनी होगी और बिफोर स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से आपको सीएमपी 02 से इंटीमेशन देनी होगी कि आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। नाउ लिसन केयरफुली और रिमेंबर केयरफुली, ठीक है। आपकी कब से कंपोजिशन स्कीम इफेक्टिव हो जाएगी, आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन स्कीम कौन सी होगी? नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेंट हैं, अगर आप क्या है न्यू रजिस्ट्रेंट हैं, न्यू रजिस्ट्रेंट हैं और आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन, जी हां, आप न्यू रजिस्ट्रेंट हैं और आपने रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन थी विद इन 30 डेज में कर दी थी। जी हां, विद इन 30 डेज में कर दी थी। विद इन 30 डेज कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जब भी आप जीएसटी में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए, अगर आपने उसके 30 डेज में एप्लीकेशन कर दी थी, तो जो दिन आपका डेट ऑफ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए, उसी दिन से हम आपकी कंपोजिशन स्कीम को इफेक्टिव कर देंगे। जी हां, उसी दिन से हम आपकी कंपोजिशन स्कीम को इफेक्टिव कर देंगे। और अगर आपने एप्लीकेशन 30 डेज में नहीं करी, अगर आपने विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के 30 डेज में एप्लीकेशन नहीं करी है, बाद में एप्लीकेशन करते हो, तो फिर आपकी कंपोजिशन स्कीम इफेक्टिव होगी फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जी हां, फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए थे उस दिन से इफेक्टिव नहीं होगी, जिस दिन आप एक्चुअली में क्या हुए और रजिस्टर्ड हुए उसी दिन से आपकी कंपोजिशन स्कीम इफेक्टिव होगी। ये बात कर रहे थे किसकी? न्यू रजिस्ट्रेंट की। और जो क्या है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पिछले साल नॉर्मल स्कीम में थे, इस साल किस में आ रहे हैं? कंपोजिशन में आ रहे हैं, तो उनके लिए तो बिगिनिंग ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, जी हां, बिगिनिंग ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर से ही उनके कंपोजिशन स्कीम को इफेक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है, कर दिया जाएगा। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, जो भी नॉर्मल टैक्स पेयर से कंपोजिशन में ऑप्ट करना चाह रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उनको सीएमपी 02 तो देना ही होगा बिफोर स्टार्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। साथ में उनको देना होगा आईटीसी 03 फॉर्म विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। जी हां, याद कर लीजिएगा, विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्या है? कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और इससे उनको रिवर्सल की इंफॉर्मेशन देनी होगी। अब उनको कौन सा आईटीसी क्या करना है? रिवर्स करना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, आईटीसी भी आपको यहां पर नॉलेज दे रहा हूं। तो जिस दिन आपका करंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उससे प्रीसीडिंग डेट को, जी हां, उसकी प्रीसीडिंग डेट जो ऑलवेज 31 मार्च होती है, उस दिन आपके पास में जितना भी इनपुट स्टॉक में पड़ा है, जी हां, जितना भी इनपुट आपके पास में स्टॉक में पड़ा हुआ है, जितना भी इनपुट डब्ल्यूआईपी में है, जितना भी इनपुट डब्ल्यूआईपी में है और जितना इनपुट कंटेन्ड है फिनिश गुड्स जो स्टॉक में पड़ा है, तो जितना इनपुट स्टॉक में पड़ा हुआ है उसका आईटीसी रिवर्स करना होगा, जितना इनपुट डब्ल्यूआईपी में है उसका आईटीसी रिवर्स करना होगा, और जितना इनपुट कंटेन्ड है फिनिश गुड्स में, वो फिनिश गुड्स जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो उसका आईटीसी भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इनपुट का आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा और रिवर्स करना होगा कैपिटल गुड्स का आईटीसी। जी हां, आपको रिवर्स करना होगा किसका आईटीसी? कैपिटल गुड्स का आईटीसी रिवर्स करना होगा। और कैपिटल गुड्स का आपको रिड्यूस्ड आईटीसी, रिड्यूस आईटीसी क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। कितना करना होगा? ध्यान से सुन लीजिए, कैपिटल गुड्स पे जितना भी आईटीसी आपने लिया था,
कैपिटल गुड्स पे जितना भी आईटीसी आपने लिया था उसको डिवाइड करेंगे 60 मंथ से। वाई 60 मंथ्स? क्योंकि जीएसटी लॉ में कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ को हमने 60 मंथ्स माना है फ्रॉम द डेट ऑफ किससे? इनवॉइस से। फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस से हमने कितना माना है? 60 मंथ्स माना है। तो कैपिटल गुड्स पे आपने जितना भी आईटीसी लिया था उसको 60 मंथ से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिए बैलेंस यूजफुल लाइफ इन मंथ्स इफ एनी। अगर उसकी कैपिटल गुड्स की अगर कुछ बैलेंस यूजफुल लाइफ बची है इन मंथ्स में, उतने से आप उसको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी अमाउंट आ रहा है इतना अमाउंट का आपको आईटीसी का रिवर्सल करना होगा। तो जितना भी इनपुट स्टॉक में, डब्ल्यूआईपी में और फिनिश गुड्स में जो इनपुट कंटेन है इन स्टॉक, उसका रिवर्सल करना होगा। और कैपिटल गुड्स पे आपको रिड्यूस आईटीसी का क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। इनपुट सर्विस के केस में, इनपुट सर्विसेज के केस में कुछ भी रिवर्सल नहीं करना है। और ये जो रिवर्सल करना है, ये रिवर्सल आप अपने ई क्रेडिट लेजर को डेबिट करके भी कर सकते हो। और अगर ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो रिमेनिंग आपको ई कैश लेजर को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो ये डेबिट आप सबसे पहले किससे करिएगा? ई क्रेडिट में डेबिट करिएगा। और अगर ई क्रेडिट के अंदर बैलेंस कम है तो फिर ई कैश लेजर को क्या करिएगा? डेबिट करिएगा। फॉर्म आईटीसी 03 देना होगा, विद इन 60 डेज में देना होगा। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ, कब से देना होगा? फाइनेंशियल ईयर से आपको देना होगा। अब आप कंपोजिशन स्कीम क्या कर चुके हो? आ चुके हो और आपका कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल हो चुकी है। अब आप कंपोजिट टैक्स का क्या करोगे? पेमेंट करोगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल क्या करते हो? मैन्युफैक्चर करते हो। जैसे बेकरी वाला हो गया, जो बेकरी नए जो बेकरी प्रोडक्ट्स क्या करता है? बनाता है। ठीक है, तो अगर आप क्या हो? मैन्युफैक्चरर हो, साथ में कोई सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो। इनिशियली जो मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स थे वो साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन फूड सर्विस के अलावा और कोई सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी जब ओवरव्यू में बताया कि सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, आज मैन्युफैक्चरर साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है, मार्जिनल लिमिट है। सिर्फ उतनी ही साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं। वो लिमिट कितनी है? वो लिमिट है उसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो स्टेट का टर्नओवर था, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका जो स्टेट का टर्नओवर था, दैट इज टर्नओवर इन स्टेट ऑफ क्या है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसका कितना परसेंट? 10%। और 5 लाख विच एवर इस क्या है? हायर है। मतलब मिनिमम 5 लाख की आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किसके साथ में? गुड्स के साथ में। और आपको अपने कंपोजिट टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। 0.5% क्या होगा? सीजीएसटी होगा। 0.5% ही क्या होगा? एसजीएसटी होगा। और ये जो आप पे करोगे, किस पे पे करोगे? टर्न ओवर इन स्टेट, एग्रीगेट टर्नओवर पे नहीं, टर्न ओवर इन स्टेट पे क्या करोगे? पे करोगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। अब इस टर्नओवर में टैक्सेबल टर्नओवर पे भी आपको कंपोजिट टैक्स का पेमेंट करना होगा। और जो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है, जो नील रेटेड है, जो होली क्या है? एग्जेम्प्ट है, उस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? कंपोजिट टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, ये इसकी नेगेटिव बात है, ये इसकी नेगेटिव बात है। और आपने साथ में जो सप्लाई ऑफ सर्विस करी है उस पे भी 0.5% सीजीएसटी होगा, उस पे भी 0.5% एसजीएसटी होगा। रेट एक ही रहेगी। कोई सा भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर लो और साथ में कोई से भी सप्लाई ऑफ क्या कर लो? सर्विस कर लो। कोई से भी सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब है अदर देन फूड सर्विस, क्योंकि फूड सर्विस पे रेट क्या है? अलग है। तो उसके अलावा आप कोई से भी सप्लाई ऑफ सर्विस कर लो, कोई सा भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर लो, 0.5% सीजीएसटी और 0.5% क्या रहेगा? एसजीएसटी रहेगा। टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट और एग्जेम्प्टेड टर्नओवर इन स्टेट, दोनों पे आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। कोई भी गुड्स की क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी सर्विस की क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंगल रेट से ही आपको एक फिक्स रेट से पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई इंटरेस्ट इनकम कमाई है, इंटरेस्ट कौन सा? जो डिपॉजिट का होता है, लोन का जो होता है और जो एडवांस का होता है, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन का इंटरेस्ट नहीं। आई रिपीट, लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन का इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट कौन सा? अगर आपने लोन का, एडवांस का, डिपॉजिट का इंटरेस्ट कमाया है, ठीक है, उस पे आपको कंपोजिट टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वो हालांकि हमारे जीएसटी में एग्जेम्प्ट होती है और
उस पर कंपोजिट टैक्स का पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अब अगर आप फूड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, फूड सर्विस का मतलब होता है जब हमारा शेड्यूल सेकंड है, शेड्यूल सेकंड जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चैप्टर में शेड्यूल होते हैं 3 शेड्यूल, शेड्यूल फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो शेड्यूल सेकंड के पैरा 6 के क्लॉज बी हो, क्लॉज बी का मतलब है आप जो फूड को एज ए पार्ट ऑफ सर्विस क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो। फूड एक गुड्स होता है, फूड क्या होता है, गुड्स होता है, लेकिन उसी फूड को आप एज ए पार्ट ऑफ सर्विस की तरह प्रोवाइड कर रहे हो। बेसिकली बात कर रहे हैं किसके, कैटरर की बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जो फूड को एज ए सर्विस क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं और साथ में वो दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस भी दे सकते हैं। आपको ओवरव्यू में बताया था, सब्सिक्वेंटली आप साथ में दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हो। कितनी सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो, जितना आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का स्टेट का टर्नओवर था। आई रिपीट, स्टेट का, जो स्टेट का एग्रीगेट टर्नओवर नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर तो कब देखोगे, एलिजिबिलिटी के लिए कि मेरे पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख से ज्यादा है या नहीं है, ओके, तब देखा जाता है। अभी हम देखेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट, उसका कितना परसेंट, 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। आप फूड सर्विस के साथ में ये दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस भी इतनी प्रोवाइड कर सकते हो। और अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा 2.5% CGST और 2.5% कौन सा, SGST है। जी हाँ, अगर आप साथ में कोई से भी सप्लाई ऑफ सर्विस करोगे तो भी उस पर आपको 2.5% CGST और 2.5% क्या करना होगा, SGST पे करना होगा। और ये पे करोगे टर्नओवर इन स्टेट का, करंट फाइनेंशियल ईयर का, करंट फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर इन स्टेट होगा, ठीक है, जिस क्वार्टर का जो टर्नओवर इन स्टेट होगा उसका 2.5% CGST और 2.5% क्या होगा, SGST होगा, ठीक है। टैक्सेबल पे भी पे करना होगा और साथ में अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई भी कर रहे हो तो उस पे भी क्या करना होगा, पे करना होगा, लेकिन एक्सेप्ट इंटरेस्ट पे नहीं करना। कौन सा इंटरेस्ट है, जो लोन का इंटरेस्ट है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट है और जो किसका है, एडवांस का इंटरेस्ट है, उस पे आपको कोई भी कंपोजिट टैक्स पे करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट वाले हो, यस, लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, अगर आप एक ऐसे रेस्टोरेंट वाले हो, कैटरर हो, जो अल्कोहलिक लीकर क्या करता है, सर्व करता है, जी हाँ, अल्कोहलिक लीकर क्या करता है, सर्व करता है, तो ऐसे रेस्टोरेंट वाले और ऐसे कैटरर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे रेस्टोरेंट शेड्यूल सेकंड के पैरा 6 के क्लॉज बी में कवर ही नहीं है, वो शेड्यूल 6 के पैरा 6 के क्लॉज बी में कवर नहीं है। हाँ, अगर नॉन अल्कोहलिक बिवरेज क्या कर रहे हो, सर्व कर रहे हो, तब कोई दिक्कत नहीं है, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अल्कोहलिक बिवरेजेस क्या कर रहे हो, सर्व कर रहे हो, तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं किसकी, जो ट्रेडर ऑफ क्या है, गुड्स हैं, जो ट्रेडर ऑफ गुड्स हैं, मतलब अदर देन क्या हो गए, मैन्युफैक्चरर हो गए, अदर देन कौन हो गए, फूड सर्विस वाले हो गए, अदर देन फूड सर्विस वाले हो गए, तो बचे कौन है, हमारे ट्रेडर ऑफ गुड्स हैं। तो ट्रेडर ऑफ गुड्स हैं, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं, साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं, साथ में क्या कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सी, अदर देन फूड सर्विस, अदर देन कौन सी, फूड सर्विस, क्योंकि फूड सर्विस के लिए तो कोई क्राइटेरिया नहीं था, आप साथ में फूड सर्विस करो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत इनिशियली क्या थी, अदर देन फूड सर्विस वाले कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते थे। तो मैन्युफैक्चरर साथ में फूड सर्विस करे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ट्रेडर साथ में फूड सर्विस प्रोवाइड करे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके अलावा वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन नाउ सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट हुआ, आज मैन्युफैक्चरर हुआ, ट्रेडर हुआ या फिर रेस्टोरेंट वाले हुए, ये साथ में दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं, लेकिन कितनी, उसकी एक लिमिट है। पिछले साल जो आपका स्टेट का टर्नओवर था, दैट इज टर्नओवर इन स्टेट ऑफ क्या है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आई रिपीट, टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसका 10% और 5 लाख विच एवरेज क्या होगा, हायर होगा, विच एवरेज क्या होगा, हायर होगा। इतनी साथ में आप सप्लाई ऑफ क्या कर सकते हो, सर्विस कर सकते हो, और ट्रेडर को भी उसी रेट से पे करना है जिस रेट से मैन्युफैक्चरर को पे करना था, दैट इज
0.5% CGST है और 0.5% ही कौन सा है, SGST है। लेकिन एक विशेष बात है जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो बात ये है मैन्युफैक्चरर को तो अपने टर्नओवर पे करना था, चाहे टर्नओवर टैक्सेबल का हो चाहे टर्नओवर किसका हो, एग्जेम्प्टेड का हो। लेकिन अगर आप ट्रेडर ऑफ गुड्स हो, अगर आप क्या हो, ट्रेडर ऑफ गुड्स हो, तो रेट तो सेम ही है, वही 0.5% CGST और 0.5% SGST। लेकिन ट्रेडर को रिलैक्सेशन ये है कि उसे सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे ही क्या करना है, GST पे करना है, ओनली टैक्सेबल पे ही क्या करना है, पे करना है। मतलब अगर वो नील रेटेड गुड्स क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, या फिर कोई होली एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो फिर ट्रेडर ऑफ गुड्स को उस पे कंपोजिट टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही अगर मैन्युफैक्चरर होता तो उसको नील रेटेड पे भी कंपोजिट टैक्स पे करना पड़ता, होली एग्जेम्प्ट पे भी क्या करना पड़ता, कंपोजिट टैक्स पे करना पड़ता। लेकिन ट्रेडर को रिलैक्सेशन दे दिया गया, रेट दोनों के लिए सेम रखिए, 0.5% CGST, 0.5% SGST, लेकिन उनको क्या दे दिया गया, रिलैक्सेशन दे दिया गया कि आप सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे करोगे, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स करने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी टैक्सेबल ऑफ गुड्स क्या करो, सप्लाई करो, रेट एक ही रहेगी। लेकिन नील रेट और होली एग्जेम्प्ट पे करने की जरूरत नहीं है, और ना ही इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है। इंटरेस्ट कौन सा, लोन, एडवांस, डिपॉजिट का, उस पे भी पे करने की जरूरत नहीं है। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और साथ में आप क्या दे रहे हो, फूड सर्विस दे रहे हो, या आप क्या हो, ट्रेडर हो और साथ में फूड सर्विस क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा मैन्युफैक्चरर जो टर्नओवर करेगा उस पे तो उसे 0.5% CGST और 0.5% SGST देना होगा, और जो साथ में फूड सर्विस देगा उस पे रेट 2.5% CGST रहेगी और 2.5% क्या रहेगी, SGST रहेगी। इसी तरह से अगर आप ट्रेडर ऑफ गुड्स हो, ट्रेडर ऑफ गुड्स हो, तो जो टैक्सेबल गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हो, टैक्सेबल गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हो, उस पे तो आप 0.5% CGST और 0.5% SGST दोगे, और साथ में जो फूड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उस पे आपको 2.5% CGST और 2.5% ही क्या देना होगा, SGST का पेमेंट करना होगा। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर क्या है, केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंटली और क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ। अब अगर आप कोई प्योरली सप्लाई ऑफ सर्विस हो, इनिशियली प्योरली सप्लाई ऑफ सर्विस वाले कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर पाते थे अदर देन फूड सर्विस वाले, लेकिन नाउ अगर आप प्योरली सप्लाई ऑफ क्या हो, सर्विस हो, कंपोजिशन स्कीम को क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो, लेकिन आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस जो साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो वो आपके पिछले साल के टर्नओवर के 10% और 5 लाख उस लिमिट से भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, उसकी लिमिट से भी क्या है, ज्यादा है, तो आप उससे भी ज्यादा क्या कर रहे हो, मार्जिनली सप्लाई ऑफ क्या कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, उससे भी ज्यादा आप सप्लाई ऑफ क्या कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे वालों को उन्होंने सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A में एलिजिबल कर दिया। आई रिपीट, अगर कोई प्योरली सप्लाई ऑफ सर्विस है, पहले कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाता था, आज कर पा रहा है, ठीक है। आप मान लीजिए प्योरली सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं हो, साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, लेकिन आपका सप्लाई ऑफ सर्विस का जो टर्नओवर है ना, पिछले साल का, ये जो लिमिट बताई थी ना, लिमिट पिछले साल के टर्नओवर का 10% और 5 लाख, विच एवरेज क्या आता, हायर आता है, इससे भी ज्यादा आप सप्लाई ऑफ क्या करते हो, सर्विस करते हो। मतलब प्रीडोमिनेंटली तो सप्लाई ऑफ सर्विस है और मार्जिनली क्या करते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो। तो दो तरह के सप्लायर, एक तो प्योरली सप्लाई ऑफ सर्विस और एक प्रीडोमिनेंटली सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं और साथ में मार्जिनली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं। तो अर्लियर वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन नाउ वो कंपोजिशन स्कीम को क्या कर सकेंगे, ऑप्ट कर सकेंगे। उनके लिए क्राइटेरिया जो है, उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया हमारे लिए यहां पर क्या है, 50 लाख का है, ठीक है। आइए देखते हैं उनके लिए क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में
50 लाख से ज्यादा नहीं है। जी हाँ, कितने से ज्यादा नहीं है? 50 लाख रुपीस से क्या नहीं है? ज्यादा नहीं है। उनके लिए लिमिट क्या कर रखी है? रिड्यूस कर रखी है। रिड्यूस लिमिट है 50 लाख है। 1.5 करोड़ भी नहीं है, 75 लाख रुपए भी नहीं है, कितनी है? 50 लाख की है, चाहे कोई सी भी स्टेट में रजिस्टर्ड हो। 50 लाख से ज्यादा नहीं है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या कर सकते हो? कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। तो प्योरली सप्लाई ऑफ सर्विस वाले हैं, या फिर जो प्रीडोमिनेंटली सप्लाई ऑफ क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हैं, और साथ में मार्जिनली सप्लाई ऑफ क्या कर रहे हैं? गुड्स कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हम उन सप्लायर की बात कर रहे हैं जो अभी 3 जो अपन ने पढ़े ना, मैन्युफैक्चरर पढ़ा, फूड वाला पढ़ा, और कौन सा पढ़ा? और हमने पढ़ा ट्रेडर, उनमें कवर नहीं हो रहे, वो उनमें एलिजिबल नहीं है, वो उनमें क्या नहीं है? एलिजिबल नहीं है। बेसिकली बोल दें तो वो रजिस्टर्ड पर्सन जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 से क्या नहीं है? एलिजिबल नहीं है, तो वो सबसेक्शन 2A में कंपोजिशन स्कीम क्या कर सकते हैं? ऑप्ट कर सकते हैं, अगर उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं है। तो अब वो पे करेंगे किस रेट से? 3% CGST और 3% क्या पे करेंगे? SGST पे करेंगे। जी हाँ, 3% CGST और 3% SGST पे करेंगे, और इनको भी पे करना पड़ेगा अपने टर्नओवर इन स्टेट पे, करंट फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर इन स्टेट पे। और टर्नओवर का मतलब है एग्जेम्प्ट पे भी पे करना होगा, टैक्सेबल पे भी क्या करना होगा? पे करना होगा। लेकिन एक रिलैक्सेशन सभी को दिया है, अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम है, लोन की इंटरेस्ट की इनकम है, डिपॉजिट के इंटरेस्ट की इनकम है, एडवांस दिया है उससे इंटरेस्ट की इनकम है, तो उस इंटरेस्ट पे किसी को भी क्या नहीं करना है? कंपोजिट टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। एल्स आपको अपने टर्नओवर पे करना होगा, चाहे वो टैक्सेबल का हो, चाहे वो किसका हो? एग्जेम्प्टेड का हो, आपको उस पे 3% प्लस 3% पेमेंट आपको करना होगा, चाहे कोई से भी आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर लो, और साथ में अगर मार्जिनली सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रहे हो तो भी उस पे आपको 3 + 3 6% कंपोजिट टैक्स का पेमेंट आपको करना होगा। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस और डिपॉजिट है, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस और क्या है? डिपॉजिट है, इंटरेस्ट की जो इनकम है, कंपोजिशन स्कीम में आपको इसको कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करना है, कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करना है। जब आप एलिजिबिलिटी के लिए जब आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हो, ये देखने के लिए कि मेरा ऑल इंडिया पैन बेसिस पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख से ज्यादा है या ज्यादा नहीं है, तो उसमें भी आपने इंटरेस्ट इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन सा इंटरेस्ट इनकम? जो लोन का हो, एडवांस का हो, और किसका हो? डिपॉजिट का हो। जब आप करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे, क्यों निकालोगे? क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर में आप एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 CR 75 लाख और 50 लाख तक ही कंपोजिशन में रह पाओगे। जैसे ही टर्नओवर आपका इस लिमिट को क्रॉस करेगा, आप ऑटोमेटिकली आप स्कीम से बाहर हो जाएंगे, ऑटो विड्रॉ हो जाएंगे, आप कंपोजिशन से किस में आ जाएंगे? नॉर्मल में आ जाएंगे। तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का भी निकालना पड़ता है, ये चेक करने के लिए कि करंट फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल हूं या नहीं हूं, और करंट फाइनेंशियल ईयर का भी एग्रीगेट टर्नओवर निकालना होता है, ये चेक करने के लिए मैं कब तक कंपोजिशन स्कीम में रह सकता हूं। तो जब आप एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर निकालोगे, उसमें भी आप इंटरेस्ट इनकम को क्या नहीं करोगे? इंक्लूड नहीं करोगे। कौन सा इंटरेस्ट है? जो लोन का है, एडवांस का है, और किसका है? डिपॉजिट का है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली और रिमेंबर क्या है? केयरफुली। लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली। जब आप पिछले साल का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का स्टेट का टर्नओवर निकालते हो, क्यों निकालते हो स्टेट का टर्नओवर? ये चेक करने के लिए कि मैं इस साल कितनी सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता हूं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में कितनी सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता हूं। चेक करना पड़ा था 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और 5 लाख विच एवर इज के हायर। तो वो जब आप टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, उसमें भी इंटरेस्ट इनकम को इंक्लूड नहीं करोगे, उसमें भी आप इंटरेस्ट इनकम को इंक्लूड नहीं करोगे। क्या चेक करने के लिए? वो जो 10% आप निकालते हो, आप 10% निकालते हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर इन स्टेट का, तो उसमें भी आप इंटरेस्ट इनकम को इंक्लूड नहीं करोगे। लास्ट बट नॉट क्या है? लीस्ट। जब आप करंट फाइनेंशियल ईयर के स्टेट का टर्नओवर निकालोगे, क्यों निकालोगे करंट फाइनेंशियल ईयर का स्टेट का टर्नओवर? क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर के स्टेट के टर्नओवर पे ही आप कंपोजिट टैक्स का पेमेंट करोगे। 0.5% CGST, 0.5% SGST, या 2.5% CGST, या 2.5% SGST, या 3% CGST और 3%
SGST। तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर का आप स्टेट का क्या निकालोगे, टर्नओवर निकालोगे, तो उसमें भी आप इंटरेस्ट, लोन का, एडवांस के और डिपॉजिट के इंटरेस्ट इनकम को इंक्लूड नहीं करोगे। तो एक तरीके से कंपोजिशन में आप कोई सा भी टर्नओवर निकालो, एग्रीगेट टर्नओवर निकालो पिछले साल का या इस साल का, या फिर टर्नओवर इन स्टेट निकालो पिछले साल का या फिर इस साल का, कहीं पर भी आप इंटरेस्ट इनकम, लोन, एडवांस और डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करोगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको यहां पर क्या कर दी है, बता दी है। यस, नाउ लिसन। अब ये जो कंपोजिट टैक्स का आप पेमेंट करोगे, जी हाँ, इस कंपोजिट टैक्स का जो पेमेंट करोगे, ये पेमेंट आपको क्वार्टरली बेसिस पे करना होगा। जी हाँ, मंथली बेसिस पे नहीं है। आपके सिंप्लिसिटी कर दी गई है, कंप्लायंस के बर्डन को कम करा है। यही तो ऑब्जेक्टिव था किसका, कंपोजिशन का। क्वार्टरली पेमेंट करना होगा। जी हाँ, पेमेंट कैसे करना होगा, क्वार्टरली पेमेंट करना होगा ऑफ सेल्फ असेस। जीएसटी में सेल्फ असेस्ड होता है, चाहे कंपोजिशन में हो चाहे किस में हो, नॉर्मल में हो, आपको अपनी सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी का क्वार्टरली पेमेंट करना होगा। पेमेंट भी ई कैश से करना होगा, क्योंकि कंपोजिशन वाले को आईटीसी मिलता ही नहीं है। तो आप पेमेंट अपने ई कैश लेजर से ही क्या करोगे, उसका पेमेंट करोगे। क्वार्टरली आपको एक स्टेटमेंट फर्निश करना होगा जिसका फॉर्म नंबर होगा CMP 08। जी हाँ, फॉर्म CMP 08 होगा। क्वार्टर एंड होने के बाद जो अगला फॉलोइंग मंथ होगा उसके अप टू 18 तक, जी हाँ, अप टू 18th ऑफ क्या है, फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ कब का, जब क्वार्टर एंड हो जाएगा उसके फॉलोइंग मंथ के अप टू 18 तक CMP 08 स्टेटमेंट होगा, और उससे आपको अपने सेल्फ असेस टैक्स का क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली। कंपोजिशन वाले को सिर्फ एनुअल रिटर्न फर्निश करना होता है, कोई मंथली रिटर्न नहीं होता है, कोई क्वार्टरली रिटर्न नहीं होता। क्वार्टरली स्टेटमेंट होता है, क्वार्टरली स्टेटमेंट होता है, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं होता। रिटर्न एक ही होता है, एनुअल रिटर्न होता है। फॉर्म GSTR क्या होता है, 4 होता है। जी हाँ, फॉर्म कौन सा होता है, GSTR 4 होता है। जैसे ही साल खत्म हो जाता है, 30 मार्च में खत्म हो जाता है, तो 30 अप्रैल तक, अप टू 30th ऑफ क्या है, अप्रैल तक, अप टू 30th ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग द एंड ऑफ कौन सा, करंट फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे करंट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्या होगा, खत्म होगा, उसका आपको अगले साल 30 अप्रैल तक, अगले साल 30 अप्रैल तक आपको GSTR 4 से क्या करना होगा, एनुअल रिटर्न की फर्निशिंग करनी होगी। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली। कंपोजिशन सप्लायर जो होगा वो टैक्स इनवॉइस तो इशू कर ही नहीं सकता। वो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करता है, बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई डॉक्यूमेंट पे वो मेंशन करेगा कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट क्या हूं, टैक्स हूं। मतलब कंपोजिशन वाला अपने बायर से, अपने रिसिपेंट से GST कलेक्ट नहीं कर सकता। उस कंपोजिट टैक्स का पेमेंट उसको अपनी ऑन पॉकेट से ई कैश लेजर से ही करना होता है, और बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन भी करना होता है कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट क्या हूं, टैक्स हूं, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट क्या हूं, टैक्स हूं। और साथ ही साथ जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है उसकी जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, चाहे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, चाहे वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, सभी प्लेस ऑफ बिजनेस के साइन बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे उसको मेंशन करना होगा कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं। तो मेंशन करेगा कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं ऑन एवरी किस पे, साइन बोर्ड पे, चाहे वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे हो चाहे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे हो, कोई सी भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो, उसके साइन बोर्ड पे मेंशन करना होगा कि मैं क्या हूं, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं। नाउ लिसन केयरफुली, और क्या है, रिमेंबर केयरफुली। यस, लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली। अब आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट भी कर ली है, आपको रेट भी मालूम पड़ गई है, आप उसको क्वार्टरली क्या कर रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन कंपोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है, तो इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, आइए देखते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्या है, कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन। जी हाँ, आप जो रजिस्टर्ड हो, जरूरी नहीं है कि कंपोजिशन ऑल इंडिया पैन बेसिस पे हर एस्टेब्लिशमेंट पे क्या हो, रजिस्टर्ड हो। जहां उसको रजिस्ट्रेशन
सेक्शन टॉपिक से, मान लीजिए सेक्शन 23 या 24 से रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो अब जो मैं रेस्ट्रिक्शन बता रहा हूं ये वहां पर क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। ये वहीं एप्लीकेबल होगी जहां पर आप रजिस्टर्ड हो। तो आप मल्टीपल स्टेट में आपके एस्टेब्लिशमेंट है, मल्टीपल स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट है आपके, तो ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ उन्हीं एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल है जो जीएसटी में क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी। जो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 22 के प्रोविजन से या फिर 24 के प्रोविजन से रजिस्टर्ड नहीं है उन पे ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन है कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी अवेल नहीं कर सकता, कांट अवेल क्या है, आईटीसी। और साथ ही साथ जब भी कंपोजिशन स्कीम को वो क्या करेगा, ऑप्ट इन करेगा, उसे और रिवर्सल ऑफ आईटीसी करना होगा। फॉर्म आईटीसी कौन सा, 03 देके पूरे इनपुट इन स्टॉक, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स में जो कंटेन है उसका आईटीसी रिवर्स करना होगा, और कैपिटल गुड्स का भी उसको आईटीसी रिवर्स करना होगा। लेकिन जब भी वो कंपोजिशन से क्या होगा, ऑप्ट आउट होगा, जब भी कंपोजिशन से क्या होगा, ऑप्ट आउट होगा, तब उसको क्या हो सकेगा, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी हो सकेगा। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में जब तक रहेगा तब तक वो आईटीसी क्या नहीं कर सकता, नहीं अवेल कर सकता। मतलब आईटीसी की चेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन कांट इशू क्या है, टैक्स इनवॉइस। वो टैक्स इनवॉइस भी क्या नहीं कर सकता, इशू नहीं कर सकता है। वो बिल ऑफ सप्लाई क्या करेगा, इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। वो अपने बायर से, रिसिपेंट से टैक्स भी क्या नहीं कर सकता, कलेक्ट नहीं कर सकता। वो उनको जीएसटी भी क्या नहीं कर सकता, उनका आईटीसी भी क्या नहीं कर सकता, पास ऑन नहीं कर सकता। ना खुद आईटीसी ले सकता है, ना कंपोजिशन का जो रिसिपेंट होता है वो भी आईटीसी नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा वो बिल ऑफ सप्लाई होगा, और बिल ऑफ सप्लाई वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे आईटीसी लिया ही नहीं जा सकता। तो कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन कांट इशू क्या है, टैक्स इनवॉइस। ही शैल इशू क्या, ही विल इशू क्या होगा, बिल ऑफ सप्लाई होगा। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, जो कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन है, जी हाँ, जहां पर भी कंपोजिशन की तरह वो क्या है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन कांट मेक एनी सप्लाई विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता। जी हाँ, वो करंट फाइनेंशियल ईयर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता। पिछले साल कर रहा होगा जब वो नॉर्मल टैक्स पेयर में होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कंपोजिशन में है, कंपोजिशन से बाहर आकर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर सकता है। लेकिन जब तक वो कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता। इसका रीजन भी ये है क्योंकि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को अपने टर्नओवर पे जीएसटी क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। टर्नओवर पे, जैसे आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको टर्नओवर पे करना होता है, और टर्नओवर में टैक्सेबल भी इंक्लूड होता है, एग्जेम्प्टेड भी क्या होता है, इंक्लूड होता है, ठीक है। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई पे तो जीएसटी लेवी हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में लॉ मेकर ने क्या कहा, अगर आप कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है 5 पेट्रो प्रोडक्ट जो थे हमारे, पेट्रोल थे, डीजल थे, एविएशन टर्बाइन क्या था, फ्यूल था, हमारा क्या था, नेचुरल क्या था, गैस था, और क्या था, क्रूड ऑयल था, और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये आप क्या नहीं कर सकते, कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन क्या नहीं कर सकता, सप्लाई नहीं कर सकता। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन, जी हां, कंपोजिशन रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूं, कांट मेक एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। इंटरस्टेट आउटवर्ड मतलब वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर को, या टूरिस्ट को गुड्स को भी क्या नहीं कर सकता, सप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन हां, वो इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई जरूर ले सकता है। इनवर्ड सप्लाई क्या कर सकता है, जरूर ले सकता है, क्योंकि इनवर्ड सप्लाई में खुद के स्टेट को क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। लेकिन जब इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो आपके स्टेट को क्या नहीं मिलता है, रेवेन्यू नहीं मिलता है। वो उस स्टेट को रेवेन्यू मिलता है जहां सप्लाई का कंजम्पशन हुआ, जहां सप्लाई का क्या हुआ, डेस्टिनेशन हुआ, जहां प्लेस ऑफ क्या गया, सप्लाई गया। इसलिए लॉ मेकर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करने से मना कर देते हैं कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन इनवर्ड सप्लाई लेने से मना नहीं करते। तो कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन कांट मेक एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई बट नो रेस्ट्रिक्शन ऑन रिसीट ऑफ क्या है, इनवर्ड इंटरस्टेट सप्लाई। तो आप इनवर्ड इंटरस्टेट सप्लाई ले सकते हो लेकिन आउटवर्ड सप्लाई
नहीं कर सकते। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, रिमेंबर वेरी केयरफुली, कंपोजिशन रजिस्टर पर्सन, जी हाँ कंपोजिशन रजिस्टर पर्सन कांट मेक एनी सप्लाई ऑफ सर्विस, जी हाँ कांट मेक एनी सप्लाई ऑफ सर्विस, गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं किसकी, सर्विस की। कांट मेक एनी सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ, थ्रू ईसीओ थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते। हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट क्या है, टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। तो आप फ्लिपकार्ट इनके थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते, लेकिन आप सप्लाई ऑफ क्या कर सकते हो, गुड्स कर सकते हो। गुड्स वालों पे रेस्ट्रिक्शन हटा ली गई है। आज अगर आप कंपोजिशन रजिस्टर पर्सन हो तो अमेजन के थ्रू, मिंत्रा के थ्रू, आप कौन सा होता है अजियो के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लाई ऑफ क्या कर सकते हो, गुड्स कर सकते हो, लेकिन आप उनके थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते। कौन सी ईसीओ, ऐसी ईसीओ की बात कर रहे हैं जिनको टीसीएस क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, जिनको टीसीएस क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। और ध्यान रखिएगा सेल्फ ईसीओ को कभी टीसीएस रिक्वायर्ड नहीं होता है। टीसीएस कब होता है, जब आप थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू क्या करते हो, सप्लाई करते हो। तो आज कंपोजिशन रजिस्टर पर्सन कांट मेक एनी सप्लाई ऑफ सर्विस, जी हां आप सर्विस सप्लाई नहीं कर सकते थ्रू ईसीओ, ऐसी ईसीओ के थ्रू हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। इसका मतलब कंपोजिशन रजिस्टर पर्सन कैन सप्लाई गुड्स थ्रू क्या है, ईसीओ, ठीक है ना, थ्रू क्या है, ईसीओ। ओके नाउ अगर आप कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है, कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन हो और मैन्युफैक्चरर हो, और इनमें से किसी भी फॉलोइंग गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। वो फॉलोइंग गुड्स है आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम एक टेक्निकल डेफिनेशन होती है, या फिर एडिबल आइस, एडिबल आइस का मतलब है कि आप आइसक्रीम की डेफिनेशन में कवर नहीं है, ठीक है, डजंट मैटर चाहे आप आइसक्रीम हो चाहे क्या हो, एडिबल आइस हो। पान मसाला हो गए हैं, एरेटेड वाटर, एरेटेड क्या है, वाटर, टोबैको या फिर मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट हो गए हैं। और लास्ट में होता है फ्लाई ऐश, ब्रिक्स हो गए हैं, ब्लॉक्स हो गए हैं, अर्थन या फिर रूफिंग क्या हो गई है, टाइल्स हो गई है, या ब्रिक्स ऑफ क्या होती है, फॉसिल मिल्स होती है। तो अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर हो तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप इनके मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप इनके कौन हो, ट्रेडर हो, तो आप कंपोजिशन स्कीम जरूर क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। गुड्स वापस बता देता हूं, आइसक्रीम एडिबल आइस हो गए हैं, टोबैको हो चुका है, ठीक है, पान मसाला है, एरेटेड वाटर है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स हो गए हैं, ब्लॉक्स हो गए हैं, अर्थन रूफिंग क्या हो गई है, टाइल्स हो गई है। तो इनके मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनके ट्रेडर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, अगर आप सीटीपी हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, मतलब आप किसी दूसरे स्टेट में टेम्परेरी कैजुअली सप्लाई करने गए हो, ऐसे स्टेट में जिस पूरे स्टेट में आपका, पूरे स्टेट में कोई फिक्स प्लेस ऑफ क्या नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो कहलाते हैं सीटीपी। और एनआरटीपी वो होते हैं जिनका पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, विदेशी सप्लायर है, इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं है, कैजुअली ओकेजनली क्या करना है, टैक्सेबल सप्लाई करना है। तो सीटीपी और एनआरटीपी भी क्या नहीं कर सकते, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। सीटीपी और एनआरटीपी भी क्या नहीं कर सकते, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। नाउ लिसन केयरफुली और रिमेंबर क्या है, केयरफुली, ठीक है, लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, कंपोजिशन स्कीम आपको ऑप्ट करनी है। तो अगर आप एक स्टेट में कंपोजिशन स्कीम को क्या करते हो, ऑप्ट करते हो, तो डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपने बाकी सब स्टेट में जहां जहां रजिस्टर्ड हो सब जगह आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया है। मतलब कंपोजिशन स्कीम पैन बेसिस क्या होगी, एप्लीकेबल होगी सभी जीएसटीएन पे। और अगर आप एक स्टेट से कंपोजिशन स्कीम से क्या हो जाते हो, बाहर हो जाते हो, ठीक है, जैसे आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपको कंपोजिशन से क्या होना पड़ेगा, बाहर होना पड़ेगा। तो जैसे ही आप कंपोजिशन स्कीम से क्या होंगे, बाहर होंगे, इवन एक स्टेट से कंपोजिशन से बाहर होंगे, तो हम डीम्ड उसको क्या मान लेंगे, ऑप्ट आउट मान लेंगे, डीम्ड ऑप्ट आउट मान लेंगे फ्रॉम ऑल अदर स्टेट। जहां पर भी आप रजिस्टर्ड हो सब पैन बेस, ऑल इंडिया पैन बेसिस पे, ऑल जीएसटीएन पे आपको ऑप्ट आउट मान लेंगे। तो ऑप्ट इन भी आपको ऑल जीएसटीएन पे होना होगा और ऑप्ट आउट भी आपको क्या होना होगा, ऑल जीएसटीएन पे होना होगा। मतलब आप सीटीपी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता, तो सीटीपी और बाकी जो जीएसटीएन है वहां पर भी कंपोजिशन स्कीम क्या नहीं कर सकता है, ऑप्ट
नहीं कर सकता है। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली। अब आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कब तक कंपोजिशन में रहोगे, आपकी वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम कब तक रहेगी, आप कब कंपोजिशन स्कीम से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो नाउ लिसन केयरफुली, ऑटो विड्रॉल हो जाएगा जैसे ही आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में, जैसे ही आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर, जैसे ही करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ को, 75 लाख को, 50 लाख को, जो भी लिमिट आप पे एप्लीकेबल है, तो जैसे ही करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर इस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या करेगा, एक्सीड करेगा, आप ऑटो विड्रॉल हो जाओगे, आप कंपोजिशन से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर आप इससे भी पहले कंपोजिशन स्कीम से बाहर होना चाहते हो तो हो सकते हो। साल के बीच में जब चाहे कंपोजिशन स्कीम से बाहर होना चाहते हो और कंपोजिशन से नॉर्मल में जाना चाहते हो, आपकी मर्जी है, डिस्क्रिशनरी है, वॉलंटरी है, आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द क्या है, करंट फाइनेंशियल ईयर। तो डिस्क्रिशनरी विड्रॉल हो सकता है, वॉलंटरी विड्रॉल हो सकता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द क्या है, करंट फाइनेंशियल ईयर है। साल के बीच में कभी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, लेकिन साल के बीच में जब मन हुआ कंपोजिशन स्कीम को छोड़ के जा सकते हो। जब भी कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल में आओगे, चाहे ऑटो विड्रॉल हो रहा है या फिर डिस्क्रिशनरी क्या हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, तो आपको एक क्या करना होगा, डिक्लेरेशन देनी होगी सीएमपी किससे, 04 से। जब आपने ऑप्ट करा था तब भी आपने सीएमपी 02 दिया था, और जब बाहर जा रहे हो तो सीएमपी क्या दोगे, 04 दोगे। जब आपने ऑप्ट करा था तो आईटीसी का रिवर्सल कराया था आईटीसी 03 से। अब जब कंपोजिशन से नॉर्मल में जा रहे हो तो आप अगेन एक फॉर्म दोगे, आईटीसी 01 दोगे, इलेक्ट्रॉनिकली दोगे, कॉमन पोर्टल पे दोगे, आईटीसी कौन सा दोगे, 01 दोगे, और इससे अब आप आईटीसी का अवेलमेंट करोगे। क्योंकि अब आप किस में आ रहे हो, नॉर्मल में आ रहे हो। नॉर्मल में आ रहे हो तो नॉर्मल टैक्स का पेमेंट करोगे, इनवॉइस भी क्या करोगे, इश्यू करोगे। तो अब आपको आईटीसी का क्या होना चाहिए, अवेलमेंट भी होना चाहिए। अब कौन सा आईटीसी का अवेलमेंट होगा, सेम बात है, जो भी जिस भी दिन आप कंपोजिशन से नॉर्मल में आ रहे हो उससे प्रीसीडिंग डेट को जितना भी इनपुट स्टॉक में पड़ा हुआ है, जितना भी इनपुट क्या पड़ा हुआ है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, जितना भी इनपुट डब्ल्यूआईपी में है, और जितना भी इनपुट कंटेन्ड है उस फिनिश गुड्स में जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, जितना भी इनपुट कंटेन्ड है उस फिनिश गुड्स में जो क्या पड़ा है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, उस पे उस इनपुट के आईटीसी को आप क्या कर लीजिएगा, अवेल कर लीजिएगा। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन किससे दीजिएगा, आईटीसी 01 से दीजिएगा। अब आप कैपिटल गुड्स का भी रिड्यूस आईटीसी लीजिएगा। ठीक है, जब कंपोजिशन में गए थे तब आपने आईटीसी का रिवर्सल करा था, और आप जब कंपोजिशन से नॉर्मल में आ रहे हो तो आप आईटीसी का क्या करोगे, अवेलमेंट करोगे। तो इनपुट का तो बता ही दिया, अब बताता हूं कैपिटल गुड्स का। ठीक है, जितना भी टैक्स आपने पे करा था कैपिटल गुड्स पे, आई रिपीट, कैपिटल गुड्स खरीदते समय जितना भी आपने टैक्स पे करा था, ठीक है, मैंने आपको उम्र बताई थी कैपिटल गुड्स की, जीएसटी लॉ में उम्र बताई थी कितने, 5 साल। ठीक है, 5 साल बताई थी, 60 मंथ्स बताई थी। तो अब क्या करिएगा, जब आपको आईटीसी अवेल करना है तो जितना भी टैक्स आपने पे करा था कैपिटल गुड्स पे उसको रिड्यूस कर लीजिएगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ से। 5% पर क्वार्टर का मतलब उम्र 5 साल ही होती है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर का मतलब 20% हो गया, 5 साल का मतलब कितना हो गया, 100% हो गया। 5 साल का मतलब कितना हो गया, 100% हो गया। तो जितना भी टैक्स आपने कैपिटल गुड्स पे करा रिड्यूस कर लीजिएगा 5% पर क्वार्टर, और पार्ट का भी क्या कर लीजिएगा, पूरे पार्ट का भी क्या कर लीजिएगा, रिड्यूस कर लीजिएगा। और अगर बैलेंस कुछ आता है तो ये आईटीसी आप क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब जब आपको आईटीसी का रिवर्सल करना था तो वही 5 साल आपने कैसे करे थे, 60 मंथ से डिवाइड करा था, और जब आपको आईटीसी का अवेल करना है तो वो 5 साल की कंप्यूटेशन कैसे करी थी, रिड्यूस कर लिया था 5% कितने से, पर क्वार्टर से और पार्ट देयर ऑफ से। तो मतलब जब लेना है तब तो 5% है, और जब देना है तो डिवाइडेड बाई क्या करना है, 60 मंथ्स करना है। होता दोनों 5 साल ही है, बनते 5 साल ही है, लेकिन क्या है, तरीके बिल्कुल अलग है, तरीके बिल्कुल क्या है, अलग है। ठीक है ना, और जैसा है वैसा ही आप क्या करोगे, इसको करोगे, क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग अलग होती है। आईटीसी के चैप्टर में लॉजिक बता दूंगा क्या हुआ। ओके, तो जब आपको लेना है तो 5% पर क्वार्टर लेस करोगे, क्वार्टर और उसका पार्ट भी हो गया तो भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ जाएगा। फिर बैलेंस जो आएगा वो आप क्या कर सकोगे, ले सकोगे। और जब रिवर्सल करना था तो कितना करा, मल्टीप्लाई। अगर कोई बैलेंस यूजफुल लाइफ बची है तो आपको उससे क्या करना था, मल्टीप्लाई
करना था। ये ITC 01 30 दिनों के अंदर अंदर पोर्टल पे क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, पोर्टल पे देना पड़ता है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली और रिमेंबर क्या है, केयरफुली। लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली। अगर आप GST में न्यू रजिस्ट्रेंट हो तो क्या बताया था, जब रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करो REG किससे करो, 01 से करो। उसी के पार्ट बी में बता देना कि मैं कंपोजिशन स्कीम चाहता हूं। न्यू रजिस्ट्रेंट जो है इन द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब वो कंपोजिट टैक्स का पेमेंट करेंगे तो वो कब तक कंपोजिट टैक्स का पेमेंट करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। वो कब तक कंपोजिट टैक्स का पेमेंट करेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस तरीके से नोट्स बनाए हैं बहुत 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 सिंपल है, इजी है, अंडरस्टैंडिंग एक बार में पढ़ते ही एग्जाम तक याद हो जाएगा। बात कर रहा हूं न्यू रजिस्ट्रेंट की, बात कर रहा हूं इन द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन है। अब आप कंपोजिट टैक्स का पेमेंट करोगे तो कौन से पे करोगे, लिसन केयरफुली। ठीक है, मान लेते हैं आप करंट फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर्ड हो रहे हो, तो पहले जब तक आपका टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट तक आएगा, तब तक तो आप पे GST लेवी नहीं होगा। और जब तक GST लेवी नहीं होगा तब तक तो कंपोजिट नॉर्मल कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप रजिस्टर्ड हो रहे हो, तो उसमें जो आपका फर्स्ट एग्रीगेट टर्नओवर होगा अप टू कौन सा, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज 40 लाख भी हो सकती है, 20 लाख भी हो सकती है और 10 लाख भी हो सकती है, जिसकी जो भी लिमिट है उस लिमिट तक तो कोई आप पे GST लेवी नहीं होता। जब GST लेवी नहीं होता तो उस पे कोई भी कंपोजिट टैक्स पे करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। अब 40 लाख से ऊपर, 40 लाख से जैसे टर्नओवर आपको क्रॉस करा, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करी, REG 01 करा, उसके पार्ट बी में कहा मुझको क्या चाहिए, कंपोजिशन चाहिए। तो 40 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर और 10 लाख से ऊपर अब जब आप पे GST लेवी होगा तब आप कंपोजिट टैक्स का पेमेंट करोगे। और वो भी कितने पे करोगे, 40 के ऊपर 1.5 करोड़ पे नहीं करोगे, 40 के ऊपर 1.5 करोड़ पे नहीं करोगे, कितने पे करोगे, नाउ लिसन केयरफुली, नाउ लिसन केयरफुली। 1.5 करोड़ माइनस क्या है, 40 लाख। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 1.5 करोड़ है, और रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी है, 40 लाख है, मतलब 40 लाख से ऊपर और 1 करोड़ 10 लाख, अब 1 करोड़ 10 लाख पे ही आप कंपोजिट टैक्स का पेमेंट कर सकोगे। कहने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि 40 लाख पे तो रजिस्ट्रेशन कराया, अब आप 150 लाख पे क्या करोगे, कंपोजिट टैक्स का पेमेंट करोगे, तो ऐसे तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर 190 लाख हो गया। ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा, इसका मतलब ऐसे होगा 40 लाख तक तो आप पे कोई GST लेवी नहीं हुई, और अब अगले 1 करोड़ 10 लाख के टर्नओवर पे कंपोजिट टैक्स का पेमेंट करोगे। आपका टर्नओवर 150 लाख हो चुका है, अब आप कंपोजिशन से क्या हो चुके हो, बाहर हो चुके हो। उसी चीज को मैंने समझाया कैसे, 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख जो भी आपकी लिमिट है माइनस कर लेना, कौन सी, रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, इतने टर्नओवर तक मतलब रजिस्ट्रेशन कराने की टर्नओवर की लिमिट से ऊपर, रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख है जो भी है उससे ऊपर, लेकिन अप टू कौन सा, जो कंपोजिशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है उतने तक आप कंपोजिट टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। एक बार वापस से 1.5 करोड़ 75 लाख और 50 लाख माइनस ये आपकी रजिस्ट्रेशन की क्या हो गई, थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई। तो रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर और अप टू क्या है, कंपोजिशन की थ्रेशोल्ड लिमिट तक आप क्या कर सकोगे, कंपोजिट टैक्स का पेमेंट कर सकोगे। और जैसे ही आपका उस ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्या कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, आप कंपोजिशन स्कीम से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। इसको भी समझा देता हूं। इन द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन आप कंपोजिशन से कब बाहर होगे, तो पहला जो आपका 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख का टर्नओवर है वहां तक तो लेवी हुआ ही नहीं था, और उसके ऊपर 1.5 करोड़ के टर्नओवर तक आपने कंपोजिशन का क्या करा, पेमेंट करा। तो अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया, 1.5 करोड़ हो गया। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब इंक्लूडिंग वो टर्नओवर जिस पे आपका GST लेवी नहीं हुआ था। तो इंक्लूडिंग कौन सा टर्नओवर, जब पे आप पे GST लेवी नहीं हुआ था उसको भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। और उसको इंक्लूड करने के बाद जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट को एक्सीड कर जाएगा, आप कंपोजिशन स्कीम से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। आप कंपोजिशन स्कीम से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे।
ओके, नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, ठीक है। एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ कि अगर आप कंपोजिशन रजिस्टर पर्सन हो, आप फ्लिपकार्ट के थ्रू, मिंत्रा के थ्रू, ठीक है ना, दूसरे ईसीओ के थ्रू, थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू क्या कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। लेकिन 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 विशेष बात यह है, आप उनके थ्रू सप्लाई तो कर सकते हो, फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लाई कर सकते हो, लेकिन उनके थ्रू इंटर स्टेट क्या नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कंपोजिशन वालों को इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करना तो क्या है, मना है। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करना तो क्या है, मना है। तो आप गुड्स इंटरस्टेट ईसीओ के थ्रू, आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकते हो, लेकिन इंटर नहीं कर सकते। क्या करोगे, इंट्रा करोगे। जो फ्लिपकार्ट होगा, मिंत्रा होगा, जो आपका अमेजन होगा, अजियो होगा, वो आपका टीसीएस क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। वो आपका टीसीएस क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। वो आपका क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। और फ्लिपकार्ट मंथली जीएसटीआर 8 क्या करेगा, फर्निश करेगा। वो तो करता ही है, तो कोई विशेष बात नहीं है। तो टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। सर्विस वाले क्या नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे ईसीओ जिनको टीसीएस रिक्वायर्ड है। लेकिन गुड्स वाले तो क्या हो सकते हैं, कर सकते हैं, गुड्स वाले कर सकते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, लास्ट बात है, देखिएगा, आप रजिस्टर्ड कंपोजिशन सप्लायर हो, आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली है अंडर आरसीएम वाली, अंडर आरसीएम, जिस पे आपको क्या करना है, टैक्स का पेमेंट करना, और आप रजिस्टर्ड हो कंपोजिशन में, तो आपको इस पे पेमेंट ऑफ टैक्स तो करना होगा। लेकिन ये पेमेंट ऑफ टैक्स आप कंपोजिट रेट से नहीं कर सकते। आप कांट पे टैक्स एट कंपोजिट रेट, आपको इस पे नॉर्मल रेट से ही क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने क्या करी, आउटवर्ड सप्लाई करी है अंडर आरसीएम वाली, आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है अंडर आरसीएम वाली, तो उस पे आप कंपोजिट टैक्स का पेमेंट करिएगा, उस पे आप कंपोजिट टैक्स का पेमेंट करिएगा। भले ही वो सप्लाई अंडर आरसीएम है, लेकिन आपको तो आपके टर्नओवर पे टैक्स का पेमेंट करना है, तो उस पे आप कंपोजिट टैक्स रेट से पेमेंट करिएगा। लेकिन आपने इनवर्ड सप्लाई अगर ली है अंडर कौन सी वाली, आरसीएम वाली, अंडर कौन सी वाली ली है आपने, आरसीएम वाली ली है। ओके, ये लीजिए, तो अंडर आपने कौन सी ली है, आरसीएम वाली ली है, तो उस पे आपको नॉर्मल रेट से पेमेंट करना होगा, आप कंपोजिट रेट से पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आउटवर्ड सप्लाई करी है अंडर आरसीएम वाली, तो आप उस पे कंपोजिट रेट से क्या कर सकोगे, पेमेंट कर सकोगे, क्योंकि कंपोजिशन को अपने टर्नओवर पे क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो इसी के साथ में हमारा कंप्लीट क्या हो चुका है, रिवीजन हो चुका है। कंपोजिशन किसका, टॉपिक का ओवरव्यू भी दे दिया है, और आईटीसी से रिलेटेड था वो भी यहां पर आपको क्या कर दिया, समझा दिया। और विशेष बात जो समझाई थी वो मैंने अभी यहां पर समझा दी। जो न्यू रजिस्ट्रेंट होते हैं, इन द ईयर ऑफ क्या होते हैं, रजिस्ट्रेंट होते हैं, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट तक कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना, उसके ऊपर 1 करोड़ 10 लाख तक, ठीक है ना, वो आप कंपोजिट टैक्स का क्या करोगे, पेमेंट करोगे। चलिए, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।